अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और हमारा आज का मौजू है आईएमएफ। क्या ये न सिर्फ पाकिस्तान का नहीं बल्कि कई तरक्की पजीर मुल्कों के गले का तौक है? क्यों बदनाम है? क्या इस बदनामी में इसकी अपनी ब्यूरोक्रेसी का अमल दखल है, इसके अपने चार्टर का, या फिर जिन ममालिक को ये कर्जे देते हैं या जो ममालिक इनके सामने कशकोल लेके चले जाते हैं उनका, उनके लीडरों का कसूर है कि जो वो वादे करते हैं पूरे नहीं कर पाते और बाद में बदनामी आईएमएफ की होती है। और फिर ये भी कि जो ब्यूरोक्रेसी होती है पाकिस्तान जैसे मुल्क में, वो अपनी जान छुड़ाने के लिए मुश्किल फैसले, वो फैसले जो कि आवाम के हक में तो नहीं होते हैं, लेकिन उनकी अपनी गर्दन ज़रूर बच जाती है और फिर इल्ज़ाम ले दे के आईएमएफ पे आ जाता है। अर्जेंटीना, यूनान और मिस्र की मिसालें दी जाती हैं कि किस तरह कर्जे इन मुल्कों पे लाद दिए गए हैं। तो पाकिस्तान में भी आईएमएफ का वफ्द आया, मुज़ाकरात किए बड़े तफसीली, और बुनियादी मकसद था कि कोई $1 अरब की किस्त फ़ंड ने रिलीज़ करनी है पाकिस्तान की हुकूमत को, और उन्होंने जायज़ा लेना था कि अब तक जो पैसे मिले हैं वो किस हद तक दुरुस्त में खर्च हुए। वैसे तो यहाँ पे मालूम नहीं होता कि जितने पैसे आते हैं वो खर्च कैसे होते हैं, लेकिन हमने आज शहबाज राना साहब को, आप जानी पहचानी शख्सियत हैं, एक्सप्रेस टेलीविज़न के साथ भी वाबस्ते हैं, एक्सप्रेस ट्रिब्यून के साथ भी, और वो बड़ी तफसील से इन मामलात को कवर करते हैं। तो शहबाज, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे इम्तियाज साहब, आप ठीक हैं? जी शुक्र, ठीक ठाक। तो जनाब ये बताइए कि आईएमएफ पाकिस्तान जैसे मुल्कों के गले का वाकई तौक है, या इन मुल्कों की क़यादत जो है, जो क़यादत और ब्यूरोक्रेसी वो बना देती है गले का तौक? देखिए, जो लेटर ऑफ इंटेंट होता है जिसके ऊपर किसी भी मुल्क को कर्जा मिलता है, जो जॉइंटली साइन करता है उस मुल्क का वज़ीर ख़ज़ाना और गवर्नर सेंट्रल बैंक, वो तो उस हुकूमत की तरफ से, उस मुल्क की तरफ से दरख्वास्त जाती है और उसके बाद आईएमएफ आता है, सिचुएशन को असेस करता है और एक प्रोग्राम देता है। तो आई वुड नॉट ब्लेम द आईएमएफ। ये हुकूमत वक़्त या उस मुल्क का ये होती है ज़िम्मेदारी भी, और अगर कोई गलत है तो कसूर भी। जब आप मुज़ाकरात करते हैं, तो अगर कोई चीज़ गलत है तो आप उसको रेज़िस्ट करते हैं। अगर आप किसी चीज़ को रेज़िस्ट नहीं कर पाते बिकॉज़ ऑफ एनी रीज़न, तो उस मुल्क की, उस ब्यूरोक्रेसी की, उस पॉलिटिकल लीडरशिप की कमज़ोरी होती है। आईएमएफ को हम भी ब्लेम करते हैं समटाइम्स कि उनकी पॉलिसीज़ एक ही तरह की चल रही हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान के जो आम अवाम है उनके ऊपर बोझ ज़्यादा पड़ रहा है, और जिन मकासद के लिए वो बोझ डाला जाता है, वो मकासद हासिल नहीं होते, और जब कोई मकसद हासिल नहीं होता, तो आईएमएफ उसका वेवर दे देता है, बजाय के उस चीज़ के ऊपर वो ज़्यादा वहाँ पे हुकूमत से कोई और चीज़ बात मनवा सके किसी सही समत पे। तो जैसा पिछला भी रिव्यू था प्रोग्राम का, उसमें बाकी तो चीज़ें ओवरऑल ठीक थी। जो कोर इनका एक टारगेट होता है प्राइमरी बजट का, कि और प्राइमरी बजट का जो टारगेट होता है उसका मकसद लॉन्गर टर्म में यही होता है कि मुल्क के ऊपर जो कर्ज़ों का बोझ है वो कम हो। तो प्राइमरी बजट का जो पिछली दफ़ा का हदफ था, वो मिस हो गया था। उसके बावजूद आईएमएफ ने $70 करोड़ की किस्त जारी कर दी। तो वो वेवर देते हैं और वेवर देते रहते हैं। ये फिर एक किस्म का इनको एक लेवरेज प्रोवाइड कर देता है इन ममालिक को, कि वो रिलैक्स हो जाते हैं। वो फिर बजाय कि इकोनॉमिक मेरिट्स के ऊपर वो प्रोग्राम करें, वो उसके पॉलिटिकल कॉन्ट्रोवर्स तलाश करते हैं। वो फिर कभी वॉशिंगटन जाते हैं, कभी स्टेट डिपार्टमेंट से, कभी किसी से वहाँ पे दरख्वास्त करते हैं कि इनसे बात करो, कभी सऊदी अरेबिया से भी हम दरख्वास्त करते हैं कि आईएमएफ को अपना मिशन भेजे। तो आई वुड ब्लेम द कंट्री इंस्टेड ऑफ द लैंडर। ओके, ये तो हो गया। अब जिस अंदाज की रिपोर्टिंग आईएमएफ की मुज़ाकरात के दौरान हुई पाकिस्तान के मुख्तलिफ अखबारात में, आपने भी की है, उससे तासुर ये मिल रहा था कि यूँ लगता है कि आईएमएफ हमें बता रहा है कि आपकी इक़्तिसादी पॉलिसी क्या होनी चाहिए। तो ये तासुर किस हद तक दुरुस्त है? देखिए, एक चीज़ तय है, एक असूली फ़ैसला है, जब आप प्रोग्राम साइन करते हैं कि जो बिजली की कीमतें हैं, वो आपने बढ़ानी है। वो माहाना बुनियादों पर भी उसका एडजस्टमेंट करनी है, छमाही बुनियादों पर भी एडजस्टमेंट करनी है, और सालाना बुनियादों पर भी एडजस्टमेंट करनी है। माहाना में तो कभी-कभार होता है कि आपको कोई रिलीफ़ भी मिल जाता है चंद पैसों का, लेकिन जो आपकी छमाही है और सालाना एडजस्टमेंट है, उसका मतलब ही इंक्रीज़ होता है। आईएमएफ जब बात करता है, तो एडजस्टमेंट की बात करता है। हम उसको जब रिपोर्ट करते हैं, हम इंक्रीज़ की रिपोर्ट करते हैं इन अ सिंपल वर्ड। क्योंकि एडजस्टमेंट बाय ऑल मीन्स इंक्रीज की ही तरफ बात जा रही होती है। तो जब प्रोग्राम के स्टार्ट में आपने एक चीज़ एग्री कर ली कि हाँ,
हम ये 3 जो मुख्तलिफ कैटेगरीज़ हैं इसमें बिजली की कीमतों में हम इंक्रीज़ करेंगे, तो फिर जब आप नहीं करते तो फिर आईएमएफ आपको डिक्टेट करता है। तो ब्लेम किसको करें? उस हुकूमत को, चाहे वो केयरटेकर की थी, पीडीएम 1 था या पीडीएम 2 था, जिसने वो कमिटमेंट दी, या आईएमएफ को जब वो आके कहता है आपने क्यों नहीं किया, अब करें। फिर वो ज़बरदस्ती आपके गले के ऊपर अंगूठा दिखाता है। अब जैसे मेरी एक स्टोरी के अंदर मैंने ज़िक्र किया था कि ये जो अभी मंथली इंक्रीज़ आया ₹7 फी यूनिट का, आईएमएफ ने उसको डिसअप्रूव किया इन अ वे कि आप किस तरीके से अपने एनर्जी सेक्टर को मैनेज कर रहे हैं कि एक महँगा फ्यूल लेके बिजली बनाते हैं, उसकी जो लागत है फिर आवाम से आप रिकवर करते हैं, और जो सस्ती गैस आपके पास होती है, वो चंद कारखानों का प्रोवाइड कर रहे हैं, फर्टिलाइज़र के जो प्रोडक्शन के आपके हैं कारखाने, तो सस्ती गैस उनको देने की बजाय, उन 2-3 कंपनियों का मुनाफ़ा बढ़ाने की बजाय, वही सस्ती गैस अगर आप देते बिजली बनाने वाले कारखानों को, तो बिजली ₹14 फी यूनिट पैदा होती। बजाए कि आपकी जो इम्पोर्टेड गैस थी ₹24, जो फर्नेस ऑयल था ₹35 फी यूनिट, जो डीज़ल के ऊपर इन्होंने बिजली बनाई जनवरी के महीने में, वो ₹45 फी यूनिट, तो आईएमएफ ने उसके ऊपर गवर्नमेंट को ग्रिल भी किया है। तो इट गोज़ बोथ वे। अच्छा, तो उसमें अब ये बताएँ ना कि ये तो आप बड़ी ज़बरदस्त आपने ये बात कही कि इसमें मैं भी ये भी इस मौज़ू पे बाद में बात करना चाह रहा था, लेकिन अ, हम ब्यूरोक्रेसी पे आ गए हैं। क्योंकि बुनियादी तौर पे वज़ीर ने तो नहीं करना होता, ये ब्यूरोक्रेट्स या टेक्नोक्रेट्स जो बैठे होते हैं मुज़ाकरात में, ये मामलात उन्होंने तय करने होते हैं। तो जब ये फ़ैसला करते हैं कि हमने बिजली की या गैस की कीमत बढ़ानी है, तो आप चूँकि उनके साथ डील भी बहुत करते हैं, इंटरैक्शन आपका बहुत है। क्या इनके दिल में कोई या दिमाग में इस अमर का एहसास होता है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे औसत माहाना आमदनी बहुत कम है और यहाँ पे बिजली और गैस के बिल अब उन आमदनियों के 15 से 20% तक पहुँच गए, बल्कि बाज़ केसेस में 25% जो बेसिक आपकी सैलरी है उस तक पहुँच गए। तो क्या इनको एहसास है कि ये लोगों की कमर तोड़ रहे हैं इस तरह अपनी जान छुड़ाने के लिए, अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए एक टैरिफ बढ़ा देते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि जो 70-80% लोग हैं उनका क्या बनेगा? इम्तियाज़ गुल साहब, आपकी जो आपका सवाल है उसका जवाब नफ़ी में है। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है इस मुल्क की कि हम क्यों बात कहते हैं कि टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट चाहिए। वो टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट हम क्यों माँग रहे होते हैं? कुछ लोग, वो इसलिए माँग रहे होते हैं कि इन टेक्नोक्रेट्स के को एहसास नहीं होता आम लोगों का। वो 1 + 1 2 की बात करते हैं। वो राइट जो कॉलम होता है बैलेंस शीट का, उसको लेफ्ट से बैलेंस करने की बात करते हैं। तो यही वजह है कि चाहे ब्यूरोक्रेट हो, कोई टेक्नोक्रेट हो, उसको प्रेफ़र किया जाता है। क्यों डॉक्टर शमशाद अख्तर की तारीफ़ की गई पिछले आईएमएफ की रिपोर्ट में? इसलिए कि वो कंप्लायंट थी। जो आईएमएफ ने कहा आपने कर दिया। ये तो कोई कामयाबी ना हुई ना, कि कल आपको आईएमएफ उठ के कहे कि सैलरीड क्लास का टैक्स आप 10% बढ़ा दो, तो आप बढ़ा दो उठा के फिर दोबारा। ये चीज़ इग्नोर करते हुए कि 2018 से मुसलसल सैलरीड क्लास का टैक्स बढ़ रहा है। तो जो टेक्नोक्रेट, अब एक आपके फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, एक ब्यूरोक्रेट है जो इफेक्टिवली अब मिनिस्ट्री चला रहे हैं, क्योंकि टेक्नोक्रेट नहीं है, उनको सिस्टम का पता नहीं है। तो जब ये लोग डील करते हैं, तो मुझे बड़े दुःख से बात कहनी पड़ती है कि इनको उस तरीके से एहसास नहीं होता। जिस तरीके से ब्रीफिंग देते हैं, आज एक मीटिंग हुई एक गैर मुल्की सफ़ीर के साथ, और उस सफ़ीर के साथ जो भी बंद कमरे में गुफ्तगू हुई, और कुछ एक मुझे 1-2 चीज़ों का पता चला बाद में, क्या उसको जब जो गुफ्तगू अंदर हुई, वो सफ़ीर के जाने के बाद मिनिस्टर को कैसे उस चीज़ के ऊपर ब्रीफ किया गया। एक जो चीज़ बहुत ही बुरी थी, बड़े अच्छे तरीके से बना के पेश किया है। जैसे ब्यूरोक्रेसी का ये फन है। तो येस, इनका बड़ा कसूर होता है इस किस्म की जो शराइत मानने में। अच्छा, तो उसमें जो दौराने गुफ्तगू या दौराने मुज़ाकरात सीपेक का भी ज़िक्र आया होगा, चीन का भी ज़िक्र आया होगा। तो ये किस कदर आपके नज़दीक अब अफ़सोस की बात है कि पाकिस्तान और चीन का एक बहुत पुराना ताल्लुक है। उन्होंने अपनी शराइत पे कर्ज़े भी दिए हुए हैं, ग्रेस पीरियड भी उसमें रखा हुआ है और उसमें जब आईएमएफ वाले लोग आके कहते हैं कि ये जो गर्दिशी कर्ज़े की भी बात थी कि 495 अरब रुपए पाकिस्तान ने देने हैं चीनी कंपनियों को, और आईएमएफ का ये कहना कि इसको आप अपने बजट का हिस्सा नहीं बनाएंगे, हम हमारी बला से कि आप ये पैसे वापस कैसे करेंगे। तो इसमें जो ब्यूरोक्रेट है उसका कितना किरदार है, अपने ही हमारे जो टेक्नोक्रेट और ब्यूरोक्रेट हैं? मैं इसी को थोड़ा-सा क्लैरिफ़ाई करना चाह रहा हूँ। ये जो इश्यू है, जो चाइनीज़ पावर प्लांट्स की हमने अदायगियाँ करनी है। 2015 का हमारा जो एनर्जी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है, अगर उसकी रूह के ऊपर अमल किया जाता, तो आज किसी भी चीनी कारखाने का ₹1 भी आउटस्टैंडिंग ना होता। क्योंकि अरेंजमेंट ये था कि जितना पाकिस्तान में नुकसान होता है सर्कुलर डेट की वजह से, उतनी अमाउंट के बराबर, उतनी परसेंटेज के बराबर आप एक अमाउंट, एक स्पेशल फंड बना के उसके अंदर रख देंगे। हमने एक बायलैटरल एग्रीमेंट साइन किया हुआ है चीन के साथ, हमने वो नहीं किया।
जब चीन ने बहुत ज़्यादा दबाव डाला, तो हम एक इनोवेटिव अकाउंटिंग आप उसको कह लें, या एक नया इन्होंने एक अकाउंट बना दिया। उसके अंदर उन्होंने सालाना 48 अरब रुपया रख दिया, और उस सालाना 48 अरब रुपए के ऊपर भी आपने कैप लगा दी कि हर महीने आप 4 अरब रुपए से ज़्यादा नहीं निकाल सकते। अभी जब मैंने खबर की, तो उस वक़्त का नंबर 493 अरब रुपए का था, जो आज 515-520 अरब रुपया हो गया। ओके। आज की डेट में अगर हम बात करें, उन चाइनीज़ पावर प्लांट्स का क्या कसूर है कि उनकी अदायगियाँ नहीं हो रही? अब हुआ ये कि इस माली साल के बजट में इन्होंने वही 48 अरब रुपया रखा उसके अंदर, और वो जो अमाउंट थी, जो आज से कुछ माह पहले, वो मेरा ख्याल हार्डली कोई 300 अरब रुपया थी, उससे भी कम थी, वो बढ़कर अब 500 अरब रुपया हो गई है। तो चाइनीज़ इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इनको प्रेशराइज़ कर रहे हैं कि आप हमारी लायबिलिटीज़ को सेटल करें। तो जब इनके मुज़ाकरात हुए, तो आईएमएफ की टीम ने इनसे पूछा कि जो चाइनीज़ आईपीपीज़ हैं, जिनको आपने 48 अरब रुपया देना है, क्या आप उनको मज़ीद फंड देंगे? तो इन्होंने आगे से उनको अश्योर करवाया कि नहीं, जो हमने 48 अरब रुपया बजट में रख दिया है, उसके अलावा इस माली साल में हम कोई इज़ाफ़ी फंड्स उनको नहीं देंगे। तो ये है वो सारी कहानी जिसके ऊपर ये सारा शोर पड़ा हुआ है। तो ये अब एक पहली बात ये कि इतनी माइक्रो मैनेजमेंट आके आईएमएफ क्यों कर रहा है? एक बजट की एक एलोकेशन है, अब उसमें कमी-बेशी भी होती है। अगर दूसरे हेड्स में जब एक्सपेंडिचर होता है, तो क्या बजट एलोकेट नहीं हो रहा? क्या टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट के ऊपर पैसे अप्रूव नहीं हो रहे? तो फिर चाइनीज़ के ऊपर आके आप क्यों कहते हैं कि हमने एडिशनल पैसे उनको नहीं देने? ये इसमें वो पूछ रहे हैं, और ये विलिंगली उनको बता रहे हैं कि हाँ, हम अब नहीं देंगे, हम आपको यकीन दहानी करवाते हैं। तो तो इसके साथ इसमें बिल्कुल, इसमें फिर ये पाकिस्तान चीन ताल्लुकात, या जो पाकिस्तान का बतौर एक आज़ाद मुल्क, खुद मुख्तार मुल्क के जो अपना स्टेटस है, जो इज्जत है और जो मफाद है, वो कहाँ गया फिर? इम्तियाज़ साहब, आप माशाल्लाह बहुत सीनियर, आपकी ये फील्ड भी है। हम इकोनॉमिकली हम सरेंडर कर चुके हैं। हमारी इकोनॉमिक सॉवरेनिटी अब नहीं है। हम इकोनॉमिक सॉवरेनिटी चीन को सरेंडर कर चुके हैं, इकोनॉमिक सॉवरेनिटी अमेरिका को कर चुके हैं सरेंडर, इकोनॉमिक सॉवरेनिटी हम मुत्तहिदा अरब अमारात को कर चुके हैं सरेंडर, इकोनॉमिक सॉवरेनिटी हम सऊदी अरेबिया को सरेंडर कर चुके हैं, इकोनॉमिक सॉवरेनिटी हम वर्ल्ड बैंक को और एडीबी को भी सरेंडर कर चुके हैं। तो आप एक मखसूस मुल्क की या एक मखसूस लैंडर की आप कंडीशन माने और दूसरे की ना माने, मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही। अब देखिए, अब जब पाकिस्तान ने चाइनीज़ को इतना तंग किया, उनके पैसे डिले कर रहे हैं, उनकी जो कमिटमेंट्स है पूरी नहीं कर रहे, तो जब कुछ माह पहले पाकिस्तान गया चीन के पास $600 मिलियन का नया कर्जा लेने के लिए, कमर्शियल लोन लेने के लिए, तो चीन ने आगे से शर्त लगा दी कि पहले वो हमारा आईपीपी का हमें एक रोड मैप तो दे दो, अगर कम से कम पैसे नहीं देने तो रोड मैप तो दे दो, इतनी बड़ी रकम खड़ी होगी, इसको कैसे आपने सेटल करना है? तो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया आपको कर्जा देने के। हालांकि जो फॉरेन कमर्शियल लोन होता है वो कंडीशन फ्री होता है, उसका रेट हाई होता है, और हाई रेट की वजह ये होती है कि उसके साथ कोई कंडीशन अटैच नहीं होती। तो चाइनीज को मजबूरन वहां पे भी कंडीशन लगाना पड़ी। हम अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं लाते। हम वही बहुत सारे जो है ना, उसमें आप कह सकते हैं कि काम जो हम साइलोज में काम कर रहे होते हैं, हर चीज साइलो में रह के, हर चीज टेक्नोक्रेट नहीं कर सकता, हर चीज ब्यूरोक्रेट नहीं कर सकता, कहीं पे पॉलिटिकल विजडम भी आपको चाहिए होती है, वो इस वक्त मिसिंग है। तो उसमें ये जो माइक्रो मैनेजमेंट की आपने बात की कि आईएमएफ वाले क्यों इस हद तक चले गए हैं, तो इसमें बुनियादी तौर पे अब कसूर किसका बनता है, और ये आया आईएमएफ को ये हक हासिल है कि आके माइक्रो मैनेज करे? देखिए, वो लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट है, और उनको पता है कि जब उन्होंने छतरी अपनी हटा ली, तो आपका क्या बनेगा? और आपको वो सारी स्टेटमेंट्स यूएस ऑफिशियल्स की याद है, उनकी कैबिनेट के मिनिस्टर्स की भी, जब उन्होंने कहा कि जो चीनी जो अमेरिकन, या सॉरी अमेरिकन कह रहा हूँ, जो आईएमएफ की मनी है, वो चाइनीज डेट रिटायर करने के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। इट इज़ मैटर ऑफ द रेकॉर्ड ना। तो अब वही चीज़ है, आप बजट में से आप कोई भी पैसा रखते हैं उनका उनका डेट रिटायर करने के लिए, तो स्क्रूटनी आके वो करता है। स्क्रूटनी आईएमएफ अपने बिहाफ पे तो कर नहीं रहा। अगर हमने 48 अरब रुपया साल का दे रहे हैं चाइनीज आईपीपीज को, तो हम 400-500 अरब रुपया दूसरा नॉन चाइनीज आईपीपीज को भी तो दे रहे हैं, उसमें तो कोई सवाल नहीं होता। आखिर चाइनीज आईपीपीज के ऊपर ही सवाल क्यों होता है? ये एक ऐसी चीज का जिस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी उसको इसको एक्सप्लेन करना चाहिए कि आखिर इनके ऊपर पर्टिकुलर क्वेश्चन क्यों आता है, बाकियों के ऊपर नहीं आता, और ये चीज आईएमएफ को भी एक्सप्लेन करनी चाहिए। और उसमें आप समझते हैं कि इससे चीन को भी तशवीश लाहक होगी, उनको भी कुछ शुकुक व शुबहात पैदा हो रहे होंगे कि क्या जो उनके मफादात हैं, ज़ाहिर है कोई भी मुल्क दर्द दिल की वजह से कहीं पे सरमायाकारी नहीं करता है, उनकी बहरहाल हमारी बहुत पुरानी दोस्ती है। तो आप समझते हैं कि जिस किस्म के सिग्नल्स आए हैं आईएमएफ और पाकिस्तान हुकूमत के मुज़ाकरात से, उनको भी तशवीश लाहक होगी? डेफिनेटली उनको तशवीश लायक होगी, और मेरी इत्तला ये है कि उन्होंने किसी जगह पे इसको रेज भी कर दिया है।
ये जब खबर छपी है उसके बाद कुछ वहाँ पे हलचल भी हुई है कि आप लोग ये कर क्या रहे हैं। हम जितना मर्जी कह लें कि हमारे जो ताल्लुकात हैं चीन के साथ बहुत अच्छे हैं। हाँ, हमारे दफ़ाई ताल्लुकात, स्ट्रेटेजिक रिलेशन के साथ बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अगर कोई ये कहे कि हमारे इकोनॉमिक रिलेशन भी चीन के साथ उतने ही अच्छे हैं जितने आज से 10 साल पहले या 8 साल पहले थे, तो वो बात मुनासिब नहीं होगी। हाँ, उसमें मतलब हमने अपना एतमाद हर जगह पे खो दिया है। मुझे अभी भी याद है जब 2015, 16, 17 में ये मुआहदों की बातचीत हो रही थी, नए मुआहदे हो रहे थे, तो हमारे बड़े बड़े आला जगह पे मौजूद लोगों का ये कहना था कि इनसे आप कर्ज लेते जाएं, वापस किसने देना है इनको। तो हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि 10 साल आपको इंटरेस्ट फ्री है, उसके बाद 5 साल का ग्रेस पीरियड है, लेकिन हमारे लोगों ने शायद वो पुरानी आदत पड़ी हुई है कि पैसे लेते जाएं, खाते जाएं, वापसी की बात ना करें। आखिर में ये बताएं कि जो गर्दिशी कर्जे हैं, इट्स अ बिग ब्लीडिंग वुंड पाकिस्तान की मईशत के लिए। तो क्या ये वाकई अब पाकिस्तान के गले का फंदा बन गए हैं और उसकी वजह से हमारी जो खुद मुख्तारी है वो भी एक लिहाज से गिरवी हो गई है? सर देखिए, ये गर्दिशी कर्जा जो है पाकिस्तान के गले का फंदा तो नहीं बना, लेकिन अवाम के गले का फंदा ज़रूर बन चुका है। और यहाँ पे मैं स्क्वेयरली ब्लेम करूँगा आईएमएफ को और उसके साथ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, दोनों को। आईएमएफ वही है, उसकी जो रॉन्ग पॉलिसीज़ हैं, जिसके तहत वो उसकी पॉलिसी यही है कि अगर गर्दिशी कर्जा बढ़ रहा है, तो बिजली की कीमत बढ़ाकर आप उस गर्दिशी कर्जे को जो है वो कम कर दें। तो अगर गर्दिशी कर्जे को कुछ कम करने के लिए हुकूमत वक़्त ने अगर किसी कमर्शियल बैंक से कर्जा लिया है, तो उस कर्जे के ऊपर जो सूद देना है, तो वो भी आप जो है जो एक सारिफ है, ईमानदार सारिफ है जो बिजली का बिल दे रहा है, उसके ऊपर फी यूनिट ₹3.23 सिर्फ इसलिए एक सरचार्ज लगा दें कि किसी की नालायकी की वजह से और किसी की चोरी की वजह से गर्दिशी कर्जा बढ़ा और वो गर्दिशी कर्जा वापस लेने के लिए एमसीबी, एचबीएल, मिजान पता नहीं किस-किस बैंक से कर्जा लिया, तो उस कर्जे के ऊपर सूद भी हम देंगे जो कि अपना बिल दे रहे हैं, वो नहीं देंगे, जहाँ पे 98% चोरी हो रही है। तो येस, ये एक बहुत ही बड़ा सीरियस इश्यू बन रहा है और आपका जो मंथली में आपको मैंने उसकी एक्सप्लेन दी कि मंथली टैरिफ के अंदर क्या हो रहा है। क्वार्टरली आपकी जो ज़्यादातर इंक्रीज़ आती है ना छमाही बुनियादों पर, जी। ज़्यादातर या आइडल कैपेसिटी पेमेंट्स होती हैं या इस किस्म की जो डेट पेमेंट्स होती हैं, उसकी वजह से जो इम्पैक्ट आता है, वो पास ऑन करते हैं कंज्यूमर को। जुलाई में भी जब इंक्रीज़ आएगा, तो ये अपनी सारी जब रिक्वायरमेंट्स करेंगे, जब नेपरा की डिटर्मिनेशन होगी कि आपका कौन-सा लॉस कितना होना चाहिए और कितनी रिकवरी होनी चाहिए और नहीं होती, तो फिर कॉस्ट ऑफ जो प्रोडक्शन इनकी बढ़ जाती है जनरेशन, वो फिर कंज्यूमर से पास ऑन होता है। तो आज हम यहाँ पे खड़े हुए हैं कि नवंबर 2023 का फिगर है, गर्दिशी कर्जे का पावर सेक्टर का 2700 अरब रुपया, गैस सेक्टर का 3010 अरब रुपया, कुल मिलाकर इम्तियाज साहब नवंबर 2023 5,700 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा सिर्फ तवानाई सेक्टर का है। अगर आप इसको कम करने जाते हैं, अगर आपको इसको टैरिफ इंक्रीज के जरिए खत्म करने जा रहे हैं, तो जो फी यूनिट बिजली की कीमत में इजाफा हो रहा है वो तकरीबन 24 रुपए बनता है, सिर्फ गर्दिशी कर्जा खत्म करने के लिए। तो खैर वो सारा तो पास ऑन गवर्नमेंट अभी फौरी तौर पे ना करे, बट द पॉइंट इज कि जहाँ पे आज हम खड़े हो चुके हैं, इसमें आईएमएफ की गलत पॉलिसीज का इतना बड़ा रोल है। हम चीख रहे हैं कि आपकी ये जो पॉलिसी है, फिस्कलाइजेशन ऑफ द एनर्जी सेक्टर लॉसेस, ये अवाम को मरवा देगी। और आपने सुना कि इसी हफ्ते आखिरकार साबिक वज़ीर नवाज शरीफ साहब बोले और उन्होंने कहा कब तक आप आईएमएफ की वजह से बिजली और गैस की कीमतें बढ़ाते रहेंगे। आईएमएफ को तो ब्लेम कर दिया, एक ब्लेम जरा अपने छोटे भाई को भी कर देते और उनकी अपनी पिछली गवर्नमेंट को भी कर देते और पीटीए की गवर्नमेंट को भी कर देते, जिन्होंने सबने मिलकर ये काम किया। हाँ, नहीं, बड़ी अच्छी बात आपने कही, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, क्योंकि नवाज शरीफ साहब के ज़माने में और ये बकौल चीनी सफ़ीर के, जिन्होंने एक तकरीब में ख़िताब में कहा कि हमने पाकिस्तान को 8,000 मेगावाट बिजली फराहम करने के मंसूबे या मुकम्मल कर लिए या कुछ मुकम्मल होने वाले हैं, और ये थे जनाब नवाज शरीफ साहब के दौर में ये तमाम मुआहदे हुए। और उस वक्त न ब्यूरोक्रेट ने सोचा, इनके तो खैर सोचना समझना इनका काम ही नहीं है, इन्होंने नहीं सोचा कि जब हम ये तमाम प्लांट्स लग जाएंगे तो फिर आपकी जो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं और इनका पैसे आप कहाँ से देंगे। तो अभी भी आपको मालूम ही होगा कि 15 से 20,000 मेरा ख्याल है एक आइडल कैपेसिटी पड़ी हुई है, पैसे वो जा रहे हैं कंज्यूमर से। तो मुकम्मल एक मंसूबा है कि बिजली गैस के बिल के ज़रिए आवाम का आप ज़रूर जनाजा निकालें, उनकी कमर ज़रूर तोड़ें, मालूम नहीं। और आपने सही कहा कि आवाम के गले का ये फंदा ज़रूर बन चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज।